तो हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पढ़ा रहे थे। तो उसमें हमने अभी आपको इतना बताया था कि जब कोई मैसेज मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू मोटर न्यूरॉन तक जाता है और फिर पहुंचता है मोटर एंड प्लेट तक, तो उससे वो फिर कहाँ जाता है, मसल के अंदर वो मैसेज चला जाता है। मतलब क्या होगा कि जो न्यूरल सिग्नल है वो अल्टीमेटली क्या होगा, जब मोटर एंड प्लेट पर पहुंचेगा तो वहां जाने के बाद जो एक्सॉन बल्ब हैं उनके अंदर से केमिकल रिलीज होगा। और एक्सॉन बल्ब कैसे होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक्सॉन बल्ब का। तो उसमें से छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर क्या भरा होता है, केमिकल भरा होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। और यहाँ से मान लो स्टार्ट हो गया मसल का जो मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट हो गई। तो अब क्या होता है कि ये जो वेसिकल्स हैं इनसे रिलीज होगा एसिटाइल कोलाइन, और वो एसिटाइल कोलाइन कहाँ पहुंचेगा, इस मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। तो फिर अभी हमने आपको पहले ये भी बताया था कि इनका मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बीच बीच में ये ग्रूव्स होते हैं, जिससे कि क्या बन जाती है, टी की शेप बन रही है इस जगह पर। ठीक है, तो ये क्या फैसिलिटेट करता है, इसका क्या फ़ायदा है इस तरह की शेप होने का। ये फ़ायदा होता है कि सपोज करो कि यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है मसल की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर है, तो अगर केमिकल यहाँ पर पहुँच गया इस जगह पर, तो उससे इसको क्रॉस करके जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तो इसको इतना जो पैसेज है वो क्रॉस करके जाना होगा जिसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या होता है कि जो मसल्स है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बीच बीच में ग्रूव्स बनी होती हैं, और ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब क्या होगा, जो एसिटाइल कोलाइन है वो पहले पहुंचेगा यहाँ सार्कोलीमा जो मेम्ब्रेन है उस तक, और फिर इस ग्रूव के अंदर जाएगा, और अब ये आसानी से कहाँ पहुंच जाएगा, इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे ही इसके पास ये पहुंचेगा, अब इसको पैसेज कम क्रॉस करना पड़ा, तो अब क्या होगा कि जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। और ये कैल्शियम आयन कहाँ पर होंगे इकट्ठे, जो इसका सार्कोप्लाज्म है, जो इसका साइटोप्लाज्म है एक्चुअली किसका, मसल जो सेल्स है उसका, तो उसके अंदर खूब सारे क्या हो जाएंगे, कैल्शियम आयन हो जाएंगे। ऐसा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि अभी हमने जो दो स्ट्रक्चर आपको इनके बताए थे ऐसे, तो जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ पर ये जो ट्रोपोनिन वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा, इसमें भी स्पेशली कौन सा वाला पार्ट, ये जो तीन हमने गोले दिखाए थे, तो कैल्शियम आयन रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, इनका अरेंजमेंट कुछ चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब इसके जिस पार्ट ने क्या कर रखा था, यहाँ पर मास्किंग की हुई थी, वो मास्किंग हट जाएगी, और अब ये जो मायोसिन हेड है ये फ्री हो जाएगा इससे जुड़ने के लिए। ठीक है, और क्या होने लगेगा, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाएगी, जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो कैसे होने शुरू हो जाएगी, इस तरह की ये इनिशिएट हो जाएगा ये प्रोसेस क्रॉस ब्रिज बनने का। तो अब जब क्रॉस ब्रिज बनना स्टार्ट होगा, मतलब ये जो हेड है ये किससे जुड़ेगा, ऊपर वाले लाइट फिलामेंट से जुड़ेगा, किसका, मायोसिन का हेड जब किससे जुड़ेगा, ये जो एक्टिन वाला फिलामेंट है इससे जुड़ेगा, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, ये यहाँ पर एक प्रोसेस करवाएगा। इस डायग्राम से समझेंगे अब इसको कि जब हेड बनेगा तो ये जो लाइट वाले जो फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, इनको और पास पास ले आएगा इस जगह पर। जैसे पहले ये दूर दूर थे, इनके बीच का गैप इतना था, तो अब ये क्या करेगा, इनको और पास ले आएगा, मतलब इनके बीच का गैप कम हो जाएगा बिल्कुल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ऐसा होने की वजह से जो क्या होगा कि अब इस डायग्राम में और हम क्लियर करके देखेंगे कि जो ए बैंड है, ठीक है, इसकी शॉर्टनिंग होगी,
यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ए बैंड, इसकी शॉर्टनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेनली जो ये वाला पार्ट है क्या होगा, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये क्या होगा, इसको बोलते हैं सार्कोमियर, इसकी लेंथ कम होने लगेगी। तो इसकी लेंथ कम होने की वजह से क्या होगा कि जो आई बैंड हैं, ठीक है, वो भी कैसे हो जाएंगे, अब पास पास आ जाएंगे। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड हो जाएंगे लेंथ में। और क्या होगा, लेकिन जो डार्क बैंड्स हैं, ये वाले जो डार्क बैंड हैं, इनकी लेंथ एज इट इज़ रहेगी, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पर जो इनका स्ट्रक्चर था, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, एक तो इसकी मास्किंग हट गई, और दूसरा ये जो एक्टिन, ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, इस पर जाकर क्या हो जाएगा, कलेक्ट एटीपी इसके पास पहुंच जाएगा। अब एटीपी इसके पास जाने की वजह से क्या होगा कि एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब इसके पास इसको तोड़ने वाला एंजाइम भी प्रेजेंट है। तो एटीपी जो है वो टूट जाएगा किस चीज में, एडीपी, एडीपी में और फास्फेट। और इस जब ये प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एक बार ये प्रोसेस हो जाएगा। अगर अब दोबारा से सिग्नल नहीं आया तो क्या होगा कि ये जो हेड जो है इसके पास चिपक रहा था, वो क्या हो जाएगा, अब फिर से हट जाएगा। इसको एक बार लाने के बाद पास में ये क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ब्रोकन हो जाएगी, और फिर दोबारा से ये प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस रिपीट होगा, ये जो साइकिल है ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 और 4 ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहेंगे, और फिर क्या बनता रहेगा, ये क्रॉस ब्रिज फिर से दोबारा से बन जाएगा, और फिर से ये स्लाइडिंग प्रोसेस होगा जो हमने आपको भी बताया था। तो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उसको कैल्शियम आयन प्रोवाइड रहेंगे। और कैल्शियम आयन कहाँ से बने थे, जो उसकी सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न है उसमें से ये इसको प्रोवाइड हुए थे। अब फिर क्या होता है कि अगर कैल्शियम आयन मिलने इसको बंद हो गई, मतलब जो ब्रेन से मैसेज आ रहा था वो नहीं आ रहा, तो ये रिएक्शन का जो टाइम है वो वेरी करता है मसल टू मसल्स। जब तक ये मैसेज आता रहेगा तब तक ये स्लाइडिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, और जब ये मैसेज आना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये स्लाइडिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा। अब रिएक्शन का टाइम फाइबर्स का वो डिफरेंट मसल्स में अलग अलग होता है, और लगातार अगर हमारी मसल्स के अंदर ये प्रोसेस होता रहे, जो हमने अभी आपको बताया ना कि ये ब्रिज बनने का प्रोसेस, मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ना, या फिर स्लाइडिंग प्रोसेस होना, अगर ये लगातार होता रहे तो क्या हो जाता है कि हमारी मसल्स के अंदर एक्युमुलेशन होने लग जाता है लैक्टिक एसिड का, और ग्लाइकोजन जो है उसका एनएरोबिक जो ब्रेक डाउन है वो शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जितने अमाउंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए वो उसको मिल नहीं पाती। अब एक बात और कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर रेड कलर का ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है। अब कौन सा पिगमेंट है ये, इसको हम बोलते हैं, जैसे ब्लड के अंदर रेड कलर का पिगमेंट क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन। उसी तरीके से मसल्स के अंदर जो रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है उसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, और कुछ मसल्स के अंदर ये मायोग्लोबिन जो है वो हाई अमाउंट में पाया जाता है। तो जिन मसल्स के अंदर ये मायोग्लोबिन हाई अमाउंट में पाया जाएगा उनको हम रेड मसल्स कहेंगे। ठीक है, अब ये जो रेड मसल्स हैं इनके पास एक तो ये होगा कि भाई मायोग्लोबिन ज़्यादा अमाउंट में है, और दूसरा क्या होगा, जैसे रेड मसल्स हैं तो उनके पास क्या है, एक तो मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और दूसरी चीज़ उनके पास क्या ज़्यादा अमाउंट में होगी, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा अमाउंट में होंगे। अब ऐसा होने की वजह से क्या होगा, क्यों, क्योंकि उनको लार्ज अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो चाहिए एटीपी प्रोडक्शन के लिए, तो वो किससे मिल सकती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल सकती है। जबकि दूसरी तरफ कुछ इस तरह, अब ये वाले जो हैं रेड मसल्स जो हैं उनको हम एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। दूसरी तरफ कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर ये मायोग्लोबिन कम होता है,
जिसकी वजह से उनकी रेड कलर की अपीयरेंस नहीं होगी, फिर वो कौन से मसल्स कहलाएंगे? वाइट मसल्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मायोग्लोबिन है वो कम अमाउंट में है, इसीलिए वो लाइट येलो कलर के या वाइटिश कलर के दिखेंगे और इनको वाइट फाइबर कहा जाएगा। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे होगा? कम अमाउंट में होगा। और लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनकी, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वो काफ़ी अमाउंट में होगी। तो ये यहाँ पर जो वाइट मसल्स हैं, जैसे हमने बताया रेड मसल्स के अंदर तो क्या प्रोसेस होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। लेकिन जो वाइट या पेल मसल्स हैं या येलो मसल्स हैं, उनके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कम है। तो उसकी वजह से क्या होगा? वो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो उसको यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में आपका यहीं तक का टॉपिक था। आगे का जो है जो है आपका कट चुका है, वो स्केलेटल सिस्टम या डिसऑर्डर्स। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर फिर हम कल स्टार्ट करेंगे।